सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय की कानून से आंख में चौली आखिरकार खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के गैर जमानती वारंट को तामील करते हुए पुलिस ने उन्हें लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। 4 मार्च को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ये तय करेगी कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन जिन हालात में सुब्रत रॉय गिरफ्तार किए गए हैं, उससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या कॉर्पोरेट इंडिया के कुछ दिग्गज खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सवाल यह भी है कि क्या कानून की कमियों का फायदा उठा रहे हैं सुब्रत रॉय और सहारा समूह। और अपने एक्सपर्ट से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कानूनी ऑप्शंस बचे हैं अब सहारा के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारा के वकील सतीश किशन चंदानी, वरिष्ठ वकील हितेश जैन, वेब 18 के एडिटर आर जगन्नाथन और हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। मिस्टर जगन्नाथन, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह का एक एटीट्यूड दिखाया है इस वक्त सहारा श्री सुब्रत रॉय ने कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर भी पेश होने की ज़रूरत नहीं समझी, इससे क्या पता चलता है? सिर्फ इससे नहीं, आप जब सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया अगस्त 2012 में, अभी 19 महीने तक आप टालते रहे कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहे। आप केस के ऊपर केस फाइल किए जा रहे हैं। एक बेंच में अगर वर्डिक्ट नहीं मिला तो सीजेआई के पास जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और फिर सेबी के साथ कुछ विश्वासघात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? ये तो कंसिस्टेंटली इनका एक पैटर्न वही रहा है, इसलिए ये इसमें कोई नया नहीं है, इसलिए अभी भी यही करते रहेंगे। तो सतीश किशन चंदानी साहब हमारे साथ हैं जो कि सहारा के वकील हैं। मिस्टर किशन चंदानी, क्या आपको ये अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इतना कठोर रुख अपनाएगा? नहीं बात है, he couldn't make it for a particular reason. His mother was there, so it was not that the intention was not to appear before the court. जी. Anyway, he has to appear and he will have to appear as directed by the Supreme Court. He couldn't make it on that particular day because of a particular reason. His mother was unwell. And he had to be set aside. So it's not that it's intentionally not to appear. I mean, किशन चंदानी साहब, अगर आप किसी भी सामान्य एक नागरिक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या, किसी लोअर कोर्ट का भी अगर एक वारंट हो तो वो कोई भी ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी छोड़कर दुकान बंद करके वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़रूर जब सहारा श्री इतने बड़े कारोबार को चला रहे हैं तो उन्होंने आपसे और उनकी पूरी जो लीगल बैटरी है, जो टीम है, आप लोगों से ज़रूर सलाह मशवरा किया होगा कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। उस वक्त आपका असेसमेंट क्या था? The issue is not whether what the advice is. The person has to himself is to view that mother was so unwell that he had to be on her bedside. So it was in view of that. So the request was made on that and not on humanitarian ground. Maybe it will be exceeded. Request. जिस तरीके से सतीश किशन चंदानी कह रहे हैं कि दरअसल उनको एक प्रॉब्लम थी, पर्सनल रीजन से वो नहीं गए, लेकिन कोर्ट ने इसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। क्या बात इतनी है, या फिर कई सालों के, कई दशकों के कारोबार के बाद शायद ये कहीं कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस था कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखेंगे आगे उनका रुख नरम हो जाएगा, जैसे कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस का सहारा के मामले में धीरे धीरे देर सवेर हो जाता है, शायद उन्हें लगता है? देखिए, ये मामला 2-3 महीने की बात नहीं है, 2010 से शुरू हुई है। जब पहले इन्होंने सेबी ने कहा कि ये गलत है, ये 2 सहारा कंपनियों को OFCD इशू नहीं करने थे और उसे बंद करने को कहा। वहाँ से इलाहाबाद कोर्ट गए, वहाँ से फिर जो इलाहाबाद कोर्ट को इन्होंने आश्वासन दिया वो नहीं कीप अप किया। उसके बाद में वह सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद सेबी ने फाइनल डिसीजन दिया। मैंने ये चक्कर काटते काटते 4 साल हो गए लगभग। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये कोई कंप्लाई करने वाले हैं? ऐसे तो नहीं लगता है मुझे। हितेश जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कानून को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। मिस्टर जैन, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में अब क्या स्थिति है, क्या विकल्प हैं? देखो, अब तो विकल्प एक ही है कि एक बार जब उनकी अरेस्ट हो चुकी है तो अभी हमको उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बताया था, इसमें क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता की बात है। तो इनको एक क्रेडिबिलिटी से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का कंप्लायंस कैसे होगा, ये सारे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी मामला को स्ट्रेच कर लिया, 12-18 महीने से एक जगह से दूसरे जगह, एक आश्वासन से दूसरे आश्वासन। और एक आजकल क्या हुआ, परसेप्शन का ये बना हुआ है।
और आपका जब परसेप्शन है कि आप कोई परिस्थिति से दौड़ रहे हैं, आप उस ऑर्डर का कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि आप एक क्रेडिबिलिटी और परसेप्शन दे और एक स्थिति बनाए कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेंगे। तो ये सारे मुद्दे जो है, ये जब उनको 4 तारीख को जब उनको पेश होना होगा, यानी ये सारे मुद्दे उनको पेश करके क्रेडिबिलिटी का आश्वासन उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने देना होगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट कोई आगे की रिलीफ उनको दे। नहीं हितेश, आप भी ये मान रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टर जगन्नाथन का भी कहना है कि सहारा इन ऑर्डर्स को मानने को तैयार नहीं है, कंप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए, जब सेबी ने उन्हें आदेश दिया तो कई ट्रकों में भरकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे और सहारा का ये कहना है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे दरअसल उन्होंने लौटा दिए हैं और बाकी डिपॉजिटर्स के लिए पैसे उन्होंने सेबी को दिए हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया था, जी हितेश जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तभी जाके ये आगे की कार्रवाई हुई है और उन्हें समक्ष आने को कहा है। तो पहली बात तो सबसे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सामने आने कहा था, मेरे हिसाब से तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहिए था। उन्होंने सारे दूसरे हथकंडे ये जो अपनाए, इससे ये होता है कि उन्होंने जो इसके पहले जो ट्रकलोड से इंफॉर्मेशन भेजी थी उसके ऊपर भी सवालिया निशान खुद के कॉन्डक्ट से ही उन्होंने लगा दिया। अगर उन्होंने ट्रकलोड से सारी इंफॉर्मेशन भेजी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आकर कहना था कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपका ऑर्डर का हमने कंप्लायंस किया है, परंतु उसके अलावा आपका अंदाजा क्या, आप ट्रकलोड से डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फिर अदालतों में एप्लीकेशन देते हो, फिर आपको जब कहा जाता है आप सामने नहीं आते हो, तो आपका कॉन्डक्ट और आपकी एक्शन ये दोनों 2 दिशाएं में जब जाती है तो ये सारे सवाल, जैसे मैं आपको कहा था, परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी, इसके ऊपर सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सतीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? No, the issue here of giving the documents is different from the presence. I don't think the understanding is correct. The documents were furnished pursuant to the order of the court of the 5th December. That's a separate. The matter before the court now was the implementation of the order of 31st August 2012, read with the 5th December 2012 order. So the question now it is before the court is whether we should get the credit for the redemptions made. There was a question of whether Sahara can give security instead of the double payment which they were contending. Those issues were going on before the court. Now, because of the circumstances as arose there, the Supreme Court had said it makes the personal presence of Mr. Roy on a particular date, and on that particular date he couldn't, for reasons already known and in the press, he couldn't make it. So pursuant to that, the court did not accept that and issued a non-bailable warrant, which is being now enforced and implemented. And whatever is the date fixed, he would make his appearance. हाँ बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पे जो लीगल परिस्थिति है उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून के लिहाज से शायद ये सही हो, लेकिन जो आपका फाइनल स्टैंड है वो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और जाहिर है कि इतना कड़ा रुख उन्हें अपनाना पड़ा है। नीरज, आप इस मामले पे लगातार नज़र रखे हुए हैं। सहारा पूरी कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो कोऑपरेट कर रहे हैं सेबी के साथ। आप जानकारी मांगिए, कितनी जानकारी आप प्रोसेस नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हम देने को तैयार हैं। फिर भी ये मामला लगातार लंबा खींच रहा है और सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये मान रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, उन्हें जानकारी नहीं मिल रही। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि दरअसल सहारा इस वक्त जो रेगुलेटरी एजेंसीज या सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने को, कंप्लाई करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? प्रदीप, अगर इसको जनरल परसेप्शन जो हम कवरेज के दौरान हमें पता चलता है बातचीत से कि एक बहुत ज़्यादा एरोगेंस, दम्भ और जो अपनी ताकत वो है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर को भी उतनी तरीके से, संजीदगी तरीके से नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। जो ट्रक लोड्स ऑफ पेपर्स भेजे गए थे, ये किसी भी तरीके से आप कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा कि आप 5 ट्रक पेपर भेज दें कि ये है मेरे 2 करोड़ निवेशकों की। एक छोटी सीडी में पेपर्स भेजे जा सकते हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। हर मौके पर, हर जगह पर केस को उलझाने की, उसको फंसाने की और टाइम बाई करने की कोशिश की गई। मैं ये शब्द स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा हूँ कि टाइम बाई किया गया है पिछले 18 महीने में, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें खुद में सहारा ग्रुप को अपने अंदर करनी थी इस पूरे केस को ठीक ढंग से अपने फेवर में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये टाइम बाई की कोशिश चल रही थी कि कोर्ट में उलझाओ, हाई कोर्ट में जाओ, फिर सेबी सेट में भी गए ये।
तो ये पूरा प्रोसेस वो चलता रहा, लेकिन इसके पीछे कहीं ये चल रहा था कि हमारा कोई शायद कुछ नहीं बिगाड़ेगा और ये मामला वैसे ही जैसे बाकी मामले सुलझ जाते हैं या टल जाते हैं वो टलेगा। अब लेटेस्ट देखिए, आज जो विज्ञापन 2 दिन से छाप रहे हैं, ये भी एक एरोगेंस का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें 2 डॉक्टरों के हवाले से आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपकी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो दोनों डॉक्टर सहारा के अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो लखनऊ में है उसके एम्प्लॉय हैं, उसके डायरेक्टर हैं, बहुत ऊंचे पदों पे हैं, लेकिन उसके नीचे उनका जो डेजिग्नेशन लिखा जाता है, जो मंसूर हसन साहब है उनका डेजिग्नेशन ये लिखा जाता है कि वो XKG-MU जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके डीन थे। जो दूसरे HN त्रिपाठी लिखा जाता है वो सिर्फ एक MD कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां, आपने ये ओमिशन क्यों नहीं दिया यहाँ पे कि वो हमारे अस्पताल में ही काम भी करते हैं, उनकी वेबसाइट पे उनके नाम पड़े हुए हैं। तो ये जो एक पूरी तरीके से केस को उलझाना, टाइम बाई करना और ये मान लेना कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, शायद ये वो एक सिचुएशन बनती दिखी थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से अब तक टालने की कोशिश की गई थी, क्या अब वो दौर खत्म हो चुका है? क्या अब फाइनली सुब्रत रॉय सहारा, जो खुद को सहारा श्री कहते हैं, वो अब दरअसल कानून के शिकंजे में आ चुके हैं? क्या है आगे का रास्ता, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो सहारा अब बेसहारा होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इस फिलहाल के घटनाक्रम पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। जगन्नाथन साहब, आपके पास हम वापस लौटना चाहेंगे। जो पूरा का पूरा मामला है, जैसे कि नीरज भी बता रहे थे कि सहारा को ये कहा गया था कि उन्होंने जो पैसे उठाए हैं वो उन्हें लौटा दें। मुझे याद है मैंने खुद ही उनका इंटरव्यू किया था कुछ महीनों पहले, और तब सुब्रत रॉय ने ये कहा था कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को पैसे लौटा दिए हैं, कैश में लौटा दिए हैं। सेबी को अब इस पर एतराज़ है। सेबी को उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, सेबी को उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं। सेबी ये कह रहा है कि हम उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं जिनको ये पैसे देने हैं। तो फिर सेबी आखिर किसके लिए, किन लोगों को बचाने के लिए, किसके पैसे लौटाने के लिए ये पूरी कार्यवाही कर रहा है? देखिए, बात एक माने बहुत हिडन है, क्योंकि सेबी जब जांच किए थे तभी उन्होंने देखा कि इन्वेस्टर्स आधे लोग तो नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट में एक सैंपल सर्वे किया था जस्टिस JS खेहार ने, उन्होंने भी देखा तो वो नाम गलत लगा उन्होंने शक पैदा किया कि बहुत सारे इन्वेस्टर शायद जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं हैं और यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात एक और, अगर ये पैसा बेनामी है या किसी और का है, छोटे इन्वेस्टर का नहीं है। आप एक बात देख रहे हैं ना कि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन, अगर उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव इश्यू होता है वो मीडिया में चर्चा होती है और पॉलिटिशियंस उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सहारा के खिलाफ एक भी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या होता है, वही पूछना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल सहारा की पकड़ ना केवल किसी एक पार्टी पे बल्कि करीब करीब सभी पार्टियों पे है? हो सकता है, क्योंकि एक ने भी मुंह नहीं खोला है उसके। अभी इतने सारे लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब गफले कर रहे हैं ये सब, लेकिन इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहा। क्यों? किशन चंदानी साहब, जो मूल प्रश्न यहाँ पे उठाया है मिस्टर जगन्नाथन ने, वो ये है कि ये पैसा दरअसल उन डिपॉजिटर्स का है ही नहीं जिनके नाम दिए जा रहे हैं, ये पैसा किसी और का है, जैसे कि वो इशारा कर रहे हैं। क्या ये ब्लैक मनी है? The issue, this cannot be if the court has said the court has not said they are fictitious. The court has directed, there are directions that SEBI has to follow a particular process. और सेबी ने वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये लोग हैं ही नहीं। वेरिफिकेशन, till now there is no verification which has been done. No verification process has yet started. SEBI had passed an order in 13th of February saying that the documents are intermingled, they are mixed, they are unable to do it. No process of verification has started or been completed at all. So I think to come to the conclusion that they are fictitious would be incorrect and premature at this stage. लेकिन सुब्रत रॉय जी ने खुद मुझे ये कहा था कि करीब करीब 20-25% लोगों का पैसा हमने लौटा दिया है, कैश में लौटा दिया है, और कैश में पैसे लौटाना सेबी की और सुप्रीम कोर्ट की जो राय थी उसके खिलाफ था। No, there are two separate issues. One, let's understand the verification of the repayment of payments already made, and the other is verification of
documents which will be furnished by the outstanding OFCD holders for which the money has already been deposited in the court. The question here is verification of the documents which have been furnished to SEBI relate to the payments already made. Payments were made for the judgment of the Supreme Court also on August 31st, 2012. Question is whether SARA gets credit for the payments already made to the OFCD holders. बिल्कुल, तो यहाँ पे लेकिन And that cannot be determined, and to whether to just to answer the question whether fictitious or not fictitious, that result will come out only after the verification is in fact started. बिल्कुल, लेकिन मिस्टर जैन यहाँ पे सवाल यह है कि अब वेरिफिकेशन तो सेबी नहीं कर पा रहा है, वो एक बात रही, लेकिन अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए चूंकि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए गए थे उन पर सेबी ने कहा कि वो भी डॉक्यूमेंट की केवल कॉपी दी गई, ओरिजिनल नहीं दिए गए। अब सुब्रतो रॉय को गिरफ्तार करने के बाद आगे का क्या रास्ता है? क्या सेबी और सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे इस तरह के आदेश जारी करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, चाहे वो सहारा शहर में हो, एमबी वैली में हो, या और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है उनकी? देखिए, ये बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वेरिफिकेशन हो नहीं हो, हमारा ये आदेश है, आपको पैसा भरना है। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ये हमें मंजूर नहीं है और इसके क्रेडिबिलिटी पे फिर से निशान लगा दिए। अगर 4 तारीख को जब उन्हें पेश किया जाएगा, उनसे सुप्रीम कोर्ट 2 सवाल किए जाएंगे कि ये हमारा आदेश है, और आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी वाइड पावर देता है और कोई भी ऑर्डर पास करने के आदत देते हैं। आई मीन आर्टिकल 142 की अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये सुप्रीम, आई मीन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो कार्बाइड केस में भी जब पूरा मसला हुआ था और सेटलमेंट वगैरह हुआ था तो आर्टिकल 142 के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर पास किए थे। तो आप एक समझ लो, आर्टिकल 142 के नीचे यानी सुप्रीम कोर्ट जो चाहिए वो सारी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है या हमारे आदेश और हम आई मीन ये आदमी सिर्फ हमें बना रहा है या इसके एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक नहीं है, ये सिर्फ आई मीन जवाब जो दिए जा रहे हैं वो सही नहीं दिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सख्त से सख्त ऑर्डर पास करता है जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क करने के, आपके एसेट्स सारे अटैच करने के, डिस्क्लोजर्स के, आपके शेयर्स के डिटेल्स। तो आई मीन इसके नीचे आई मीन आप सारे वो ऑर्डर्स जिसके नीचे द सुप्रीम कोर्ट पैसे वसूल कर सकते हैं वो सारे ऑर्डर पास कर सकेगी सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर जगन्नाथन, एक अगर आप देखें खास बात सहारा के पूरे मामले की, मुझे याद आता है जब वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के गवर्नर बने थे, शायद 2004 का साल था वो, तब उन्होंने कहा था कि ये जो आरएनबीसी रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनको बंद करना है और इनका कारोबार धीरे धीरे समेटने के लिए कहा था। अब 10 साल हो चुके हैं, उसके बाद सेबी ने शायद अपने अधिकार क्षेत्र के थोड़ा बाहर जाते हुए कदम उठाया। अब खुद सुप्रीम कोर्ट पिछले करीबन 2 साल से कम इस मामले की जांच कर रहा है और इस पे लगातार आदेश जारी कर रहा है। इन सारे रेगुलेटर्स के लगने के बाद भी इस समय जो स्थिति है, आपको क्या लगता है आगे का रास्ता क्या होगा? कितने पैसे दरअसल वसूले जाएंगे, कितने डिपॉजिटर्स को दरअसल पैसे मिलेंगे? नहीं, डिपॉजिटर्स को तो मिल ही जाएंगे, लेकिन डिपॉजिटर्स कौन थे इसका जांच सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है। और क्योंकि ये अगर ये बेनामी इन्वेस्टर्स हैं तो उन्हें आउट करना ज़रूरी है, लेकिन वो अभी मालूम नहीं पड़ता जब तक ये लोग चेक नहीं करेंगे और बोनाफाइड चेक नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जब सुब्रतो रॉय 4 तारीख को पेश किए जाएंगे, उनसे सुप्रीम कोर्ट 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। एक, आपने तो हमारे ऑर्डर का पालन नहीं किया है, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपको जेल में रखें या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप जानते थे कि आप पैसे लौटा रहे हैं, आपने ये बात क्यों नहीं कही मेरे जजमेंट देने के पहले? मैंने अगस्त 31, 2012 को आपको जजमेंट दिया, आप लेकिन पैसे लौटा रहे हैं और आपने कहा तक नहीं कि मैं सबको पैसे दे रहा हूं और कुछ बाकी नहीं रहेंगे जब तक आपका जजमेंट आएगा। आपने एक बात नहीं कही इसके बारे में, इसलिए ये विश्वासघात है सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसलिए कड़ी नज़र से देखेंगे। लेकिन नीरज, जो सारे सवाल जगन्नाथन जी उठा रहे हैं उसके हिसाब से तो शायद सेबी के दायरे में से निकलकर ये मामला मुझे कहीं सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डीआरआई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सिर्फ 5200 करोड़ की बात नहीं जो सेबी के पास है, वो 20,000 करोड़ भी जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वापस किए हैं, वो टोटल 24,000 करोड़ का जो मामला है उसके हैं। वो पैसे किसके हैं, वो पैसे वापस होने चाहिए। सेबी का इसमें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो पैसे अगर बेनामी है तो वो वापस करिए। ये मामला कहीं आगे बढ़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख को ये मामला जाएगा
तो बात शायद वहाँ तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी कहीं ना कहीं कि इस पैसे की वसूली हो और उसके बाद फिर इसका तय हो कि ये पैसा कहाँ से आया। वहाँ पे आपका जो सवाल है वो बिल्कुल मुफीद है कि ये पैसा अब जो है कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, जो सीबीआई या किसी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना चाहिए कि ये पैसा कहाँ है, किसका है और किसको वापस मिले, ये वापस ना भी मिले वहीं रहे या कुछ और दूसरा तरीका निकाला जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना होगा प्रदीप, जैसा कि आप मान गए। दूसरा एक मुझे लगता है कि शायद ये जो मैं शायद मेरा सवाल है ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रॉपर्टी ऑक्शन करके पैसे वसूले जाएं, हो सकता है वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्लेस्ड हो। मुझे नहीं पता वो है कि नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो प्रॉपर्टी ही ऑलरेडी प्लेस्ड है अगर, तो कैसे रिकवरी होगी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। जगन्नाथ साहब, इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हुए आपके लिहाज से तो फिर इस जांच का और सहारा का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, सहारा का भविष्य विदाउट सहारा श्री भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना चाहती है, दो चीज़ करना पड़ेगा उन्हें। एक तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मल्टी डिसिप्लिनरी उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल अफेयर्स चेक करना है। और एक बात है, ह्यूमैनिटेरियन रीजन, अगर इनके 1 मिलियन पैरा बैंकर्स हैं, उनकी नौकरी और इन्वेस्टर्स का मनी देखने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में सहारा श्री क्या कहना चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोर इंटरेस्ट यही है। अगर इसका सुप्रीम कोर्ट अगर ध्यान दिया तो बाकी सब सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर वाकई इतने एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता दरअसल हैं और 8 करोड़ जैसे कि आंकड़े दिए थे आज सुबह ही सीमांतो रॉय ने कि 12 लाख पैरा बैंकर्स हैं और 8 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं, तो अगर वो वाकई में हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है तो उनके भी हितों की रक्षा के लिए शायद कोशिश करनी होगी ताकि कंपनी पूरी तरह से खत्म ना हो। हालांकि कंपनी के कारोबार को समेटने की कोशिश लगातार रेगुलेटर्स करते रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हो चुकी है। तो क्या सहारा की कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है? शायद इस सवाल का जवाब हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगा फिलहाल, लेकिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।